जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड एएनए प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि मानव शरीर में पित्त का निर्माण किस अंग में होता है? पित्ताशय, अग्न्याशय, यकृत या फिर आमाशय में? तो बताइए कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। मानव शरीर में पित्त का निर्माण किस अंग में होता है? बात करेंगे पित्त के निर्माण की, तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। कहां पर? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्त वसा के पाचन में सहायता करता है और इसका संग्रह पित्ताशय में होता है। तो पित्त का जो निर्माण होता है ये यकृत में होता है और संग्रह की बात करेंगे तो पित्ताशय हो जाएगा। तो गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, पित्त का संग्रह मुख्यतः किस अंग में होता है? तो अभी आपको मैंने बताया कि पित्त का निर्माण कहां पर होता है? तो यकृत में। और पित्त का जो संग्रह होता है ये पित्ताशय हो जाएगा। क्या होगा? तो पित्ताशय सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः कहां होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा यकृत में। कहां पर? तो यकृत में। अमीनो अम्ल के चयापचय से बनने वाला अमोनिया यकृत में यूरिया में परिवर्तित होता है। बाद में गुर्दे इसे मूत्र के साथ बाहर निकालते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः कहां होता है? यकृत लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा रक्त का लाल क्या होता है? तो प्लाज्मा जो है ये रक्त का तरल भाग है। इसमें पानी, प्रोटीन, लवण, पोषक तत्व और कई अन्य पदार्थ घुले होते हैं। तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा हो जाएगा। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं, ना ही वीडियो लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर प्रयास कर सके जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है। मानव शरीर में सामान्यतः कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े हो जाएंगे। कितने? तो 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स हो जाएगा। कहां पर पाई जाती है? तो कान में। कहां पर? तो स्टेपेज की बात करेंगे तो ये कान में पाई जाती है। अगला है, और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपके एग्जाम से 2 दिन पहले हम 1000 वन लाइनर प्रश्नों की पीडीएफ देने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। तो चैनल जरूर ज्वाइन करना, उसका रिवीजन करके आपको एग्जाम देने जाना है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करेंगे तो ये फीमर हो जाएगा। क्या? तो फीमर हो जाएगा। लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम स्टार्च के पाचन में सहायता करता है? तो स्टार्च के पाचन में सहायता कौन सा एंजाइम करता है? तो ये एमाइलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम स्टार्च के पाचन में सहायता करता है? तो एमाइलेज हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन आमाशय में मुख्यतः किस एंजाइम द्वारा शुरू होता है? पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या फिर माल्टेज? तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में मुख्यतः किस एंजाइम द्वारा शुरू होता है? किस एंजाइम द्वारा? तो पेप्सिन हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन आमाशय में मुख्यतः किस एंजाइम द्वारा शुरू होता है? पेप्सिन इसका राइट आंसर होगा। छोटी आंत का प्रमुख कार्य क्या है? छोटी आंत का प्रमुख कार्य केवल पानी का संग्रह, पोषक तत्वों का पाचन एवं अवशोषण, पित्त का निर्माण, रक्त का निर्माण। छोटी आंत का प्रमुख कार्य क्या है? छोटी आंत की बात करेंगे तो इसका जो प्रमुख कार्य हो जाएगा पोषक तत्वों का पाचन एवं अवशोषण हो जाएगा। छोटी आंत का प्रमुख कार्य क्या है? तो पोषक तत्वों का पाचन एवं अवशोषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितना होता है? कितना होता है? तो याद रखेंगे 120 दिन हो जाएगा। कितना?
तो लाल रक्त कोशिकाओं का जो औसत जीवन काल होता है 120 दिन होता है। स्वायत्त रक्त कोशिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? स्वायत्त रक्त कोशिकाओं का जो प्रमुख कार्य हो जाएगा ये होगा शरीर की प्रतिरक्षा में सहायता करना। क्या होगा? तो स्वायत्त रक्त कोशिकाओं का प्रमुख कार्य हो जाएगा शरीर की प्रतिरक्षा में सहायता करना। अगला प्रश्न है ए बी ओ प्रणाली में ओ रक्त समूह को सामान्यतः किस रूप में जानते हैं? तो ओ किस प्रकार का रक्त समूह है? तो बात करेंगे ओ की, तो ओ को हम क्या कहते हैं? तो ओ सार्वभौमिक दाता है। तो ओ क्या है? तो सार्वभौमिक दाता है, राइट आंसर हो जाएगा। ए बी ओ प्रणाली में ए बी रक्त समूह को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो ओ को क्या कहेंगे? तो ओ सार्वभौमिक दाता है। और बात करेंगे ए बी की, तो ए बी जो है ये सर्वग्राही यानी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता हो जाएगा। प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण है? रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण है? कौन सा प्रोटीन हो जाएगा? तो फाइब्रोनोजन हो जाएगा। क्या? तो फाइब्रोनोजन इसका राइट आंसर होगा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः कहां होता है? ब्रोंकस, ट्रेकिया, एल्वियोलाई, प्लूरा। तो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः कहां होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः कहां होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एल्वियोलाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एल्वियोलाई इसका सही उत्तर होगा। गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। अगला है श्वसन दर के दौरान डायफ्राम का प्रमुख कार्य क्या है? श्वसन के दौरान डायफ्राम का प्रमुख कार्य क्या है? तो श्वसन के दौरान डायफ्राम की बात करेंगे तो ये फेफड़े के फैलने सिकुड़ने में सहायता करता है। क्या करता है? तो फेफड़ों के फैलने सिकुड़ने में सहायता करता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या हो जाएगा? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हो जाएगा सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या हो जाएगा? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम हो जाएगा। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह सोचने, स्मृति, संवेदना और स्वैच्छिक गतिविधियों से संबंधित है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या हो जाएगा? सेरिब्रम हो जाएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम हो जाएगा। शरीर के तापमान का नियंत्रण मुख्यतः मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो शरीर के तापमान का जो नियंत्रण किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि से मुख्यतः कौन सा हार्मोन संबंधित है? थायराइड ग्रंथि से मुख्यतः कौन सा हार्मोन संबंधित है? तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा? तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा? तो थायराइड ग्रंथि से मुख्यतः कौन सा हार्मोन संबंधित है? तो थायरॉक्सिन हो जाएगा। अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ये एड्रेनालिन हो जाएगा। क्या? तो एड्रेनालिन इसका सही उत्तर होगा। महिलाओं में अंडाणु का निर्माण मुख्यतः कहां होता है? महिलाओं में अंडाणु का निर्माण की बात करेंगे, ये कहां होता है? तो अंडाशय में। कहां पर? तो अंडाशय में। मानव में निषेचन सामान्यता कहां होता है? मानव में निषेचन सामान्यता कहां होता है? तो निषेचन की बात करेंगे ये फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। मानव में निषेचन सामान्यता कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब इसका राइट आंसर होगा। 28 दिन के सामान्य मासिक धर्म चक्र में अंडोत्सर्जन लगभग किस दिन होता है? किस दिन होता है? तो एक क्या हो जाएगा? तो 14वें दिन। 28 दिन के सामान्य मासिक धर्म चक्र में अंडोत्सर्जन लगभग किस दिन होता है? तो 14वें दिन सही उत्तर हो जाएगा। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए किस हार्मोन की जांच की जाती है? गर्भावस्था की पुष्टि के लिए किस हार्मोन की बात करेंगे, किस हार्मोन की जांच की जाती है? कौन सा हार्मोन हो जाएगा? तो HCG होगा। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए किस हार्मोन की जांच की जाती है? तो HCG हो जाएगा। प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को क्या कहा जाता है? प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को क्या कहा जाता है? तो प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को PPH हो जाएगा। PPH का जो पूरा नाम है क्या होगा? तो पोस्टमार्टम हेमरेज है। इसका अर्थ PPH का जो पूरा नाम हो जाएगा पोस्टमार्टम हेमरेज है। इसका अर्थ प्रसव के बाद होने वाला अत्यधिक रक्तस्राव है और यह मातृ स्वास्थ्य के लिए गंभीर स्थिति हो सकती है। तो प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को क्या कहते हैं? तो PPH हो जाएगा। अगला है गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप और दौरे जैसे गंभीर स्थिति को क्या कहते हैं?
तो गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप और दौरे जैसी गंभीर स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको एक्लैम्पसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक्लैम्पसिया हो जाएगा। गर्भावस्था में मां और भ्रूण के बीच पदार्थों के आदान प्रदान का प्रमुख अंग कौन सा है? प्रमुख अंग कौन सा हो जाएगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। क्या? तो सही उत्तर हो जाएगा प्लेसेंटा। नवजात शिशु को केवल स्तनपान कराने की अनुशंसित अवधि कितनी है? कितनी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 महीने। कितनी? तो 6 महीने। प्रश्न है कि शिशु को पूरक आहार सामान्यतः कब शुरू किया जाता है? तो शिशु को पूरक आहार सामान्यतः कब शुरू किया जाता है? तो लगभग 6 महीने पर। कब? तो लगभग 6 महीने पर। पोलियो रोग किस प्रकार के रोग जनक से होता है? पोलियो रोग किस प्रकार के रोग जनक से होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वायरस। क्या होगा? तो वायरस हो जाएगा। डेंगू का प्रमुख वाहक कौन सा मच्छर है? तो डेंगू का प्रमुख वाहक कौन सा मच्छर हो जाएगा? तो ये एडीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एडीज हो जाएगा। फाइलेरिया का प्रमुख वाहक सामान्यतः कौन सा मच्छर है? तो फाइलेरिया का प्रमुख वाहक सामान्यतः कौन सा मच्छर है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्यूलेक्स। फाइलेरिया का प्रमुख वाहक सामान्यतः कौन सा मच्छर है? तो क्यूलेक्स हो जाएगा। रेबीज किस प्रकार के रोग जनक से होता है? रेबीज किस प्रकार के रोग जनक से होता है? वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फिर फंगस। तो रेबीज किस प्रकार के रोग जनक से होता है? रेबीज की बात करेंगे तो ये वायरस हो जाएगा। रेबीज किस प्रकार के रोग जनक से होता है? तो वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिटनेस रोग का कारक जीवाणु कौन सा है? टिटनेस रोग का कारक जीवाणु की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो कोलेस्ट्रिडियम टेटनाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो कोलेस्ट्रिडियम टेटनी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न है कि निमोनिया मुख्यतः किस तंत्र को प्रभावित करता है? बात करेंगे निमोनिया की, तो निमोनिया मुख्यतः किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। किसको? तो निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है। इसमें फेफड़ों की वायु कोशिकाएं प्रभावित हो सकती हैं और उनमें द्रव सूजन हो सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन तंत्र हो जाएगा। रक्त में ग्लूकोज की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रक्त में ग्लूकोज की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोमीटर। प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन संतृप्त मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रक्त में ऑक्सीजन संतृप्त मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पल्स ऑक्सीमीटर। नाड़ी मुख्यतः किससे संबंधित होती है? तो नाड़ी की बात करेंगे, ये किससे संबंधित होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा हृदय की धड़कन से। नाड़ी मुख्यतः किससे संबंधित होती है? तो हृदय की धड़कन से। सामान्य शरीर का तापमान लगभग कितना माना जाता है? सामान्य शरीर का तापमान लगभग कितना माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? तो 37 डिग्री हो जाएगा। निर्जलीकरण का एक प्रमुख संकेतक क्या है? निर्जलीकरण का एक प्रमुख संकेतक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंह का सूखना। क्या? तो मुंह का सूखना सही उत्तर होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? विटामिन ए की कमी से आपको पता है रतौंधी, सी से स्कर्वी और वेरी वेरी वी हो जाएगा। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अभी आपको मैंने बताया वेरी वेरी। प्रश्न है कि नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नियासिन की बात करेंगे तो नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये प्लाग्रा हो जाएगा। नियासिन की कमी से प्लाग्रा हो जाएगा। शरीर में कैल्शियम का प्रमुख महत्व किसके लिए है? शरीर में कैल्शियम का प्रमुख महत्व किसके लिए है? तो शरीर में कैल्शियम का जो प्रमुख महत्व है ये किसके लिए है? तो हड्डियों और दांतों के लिए। किसके लिए? तो हड्डियों और दांतों के लिए हो जाएगा। प्रश्न है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? तो ये होगा समुदाय की भागीदारी। अगला है स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा लोगों में स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देना। प्रश्न है कि संक्रामक रोग के नियंत्रण में क्वारंटीन का उद्देश्य क्या है? संक्रामक रोग के नियंत्रण में क्वारंटीन का जो उद्देश्य हो जाएगा ये क्या होगा? तो याद रखेंगे संपर्क में आए व्यक्ति को उचित अवधि के लिए अलग रखना। एएनएम द्वारा परिवार के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दर्ज करने के लिए क्या रखा जाता है? क्या रखा जाता है? तो ये परिवार स्वास्थ्य कार्ड हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न, सामुदायिक स्वास्थ्य में एएनएम की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? क्या है महत्वपूर्ण भूमिका? तो याद रखेंगे स्वास्थ्य सेवाओं और समुदाय के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करना। तो 50 प्रश्न थे दोस्तों। कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा।
कितने प्रश्न आप सही कर पाए जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।